Okay, so this is a lecture 3 of metaforming in which we are discussing about rolling operation. In a last class, we have already discussed relationship in between angle of void and sheet reduction. Okay, so that is the relationship is tan alpha that is equal to delta H upon R, where delta H that is the net reduction of sheet during rolling operation, R that is the radius of roller. So in today class we discuss about what is the maximum value of this angle of bite in rolling operation. ये जो हमारे पास में एंगल ऑफ बाइट था जिसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस रिलेशनशिप के थ्रू ड्राइव किया था, तो ये जो अल्फा की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू के बारे में हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे. ठीक है कि अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हम लोग कितनी यहां पर कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास में मोटो है. अब देखिए मैंने इसके लिए एक ये फिगर बनाया हुआ है. ठीक है, ये हमारे पास में कोई मेटल शीट थी जो कि हमारे यहाँ पर दोनों रोलर्स के बीच में से पास होकर जा रही है. लास्ट टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन होता था दैट इज द एंगल इन बिटवीन दिस शीट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. ठीक है, जो ये शीट इस रोलर के कांटेक्ट में आ रही है जिस पॉइंट से और जहां से ये सेपरेट होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ऑन द सेंटर ऑफ दैट रोलर, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन है उसके लिए मैंने एक जो है ये फिगर बनाया हुआ है. आप ध्यान से देखेंगे तो कांटेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है इस शीट का इस रोलर के साथ में. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे कांटेक्ट आ रहा है वहां पर क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा एन, और एक इधर की साइड में टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जो कि इस रोलर को क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा. ठीक है, और इसी टेंजेंशियल फोर्स के थ्रू ये क्या फोर्स का एप्लीकेशन आपका यहाँ पर ये स्ट्रिप के ऊपर भी, मेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर भी होगा. तो जो ये टी है, ये टी क्या है, दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट विच इज एक्टिंग अलोंग द रोटेशन डायरेक्शन, और दूसरा ये एन क्या है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर देखिए ये जो एंगल था, जो ये इन दोनों को ये जो स्ट्रिप का कांटेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा था और यहां से एग्जिट होगा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता था अल्फा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहां पर इस कांटेक्ट जोन के अलोंग अगर हम यहां पर फोर्सेस को देखें तो एक तो ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया. अब देखिए अगर आप इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए और यहां पर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है, तो अगर ये एंगल हमारे पास में अल्फा है तो हमारे पास में ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन आपकी सेम है, ये जो लाइन है ये सेम है, ये एक ही लाइन है. ठीक है, नॉर्मल फोर्स को ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये लाइन को हमने आगे तक एक्सटेंड किया जो कि हमारे नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, और क्या किया, एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी जो कि इस लाइन के पैरेलल थी. तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एन और टी के बीच का जो एंगल होगा, एन दैट इज नॉर्मल फोर्स, टी दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो आपके पास में ये वाला एंगल होगा, ये हमारे पास में कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा. भाई एन और टी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा हमारे पास में. ठीक है, तो अगर आप यहां पर फोर्सेस का कंपोनेंट करने के लिए एंगल को डिफाइन करोगे, तो अगर ये हमारे पास में अल्फा है तो ये रिमेनिंग वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारे पास में कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में से आप अगर ये अल्फा वाला माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा. उसी तरीके से अगर आप यहां से इस वाले एंगल की बात करें, ये जो हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कितना एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी. तो अगर हमारे पास में ये एंगल अल्फा डिग्री है, ठीक है, तो ये रिमेनिंग वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा, यहां से लेकर जो यहां तक का एंगल होगा, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा. तो अगर ये अल्फा है तो ये वाला हमारा कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा. बात समझ में आ रही कि नहीं. देखिए दो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे यहां पर, एक तो हमारे पास में क्या हो रहा है, एन और टी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जिसमें एन और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसके बीच का एंगल अल्फा है, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा. उसी तरीके से
ये जो ये वाली वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये सारे एंगल हमें पता चल गए, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करें, हमारे पास में दो फोर्सेस थे, एक हमारे पास में टेंजेंशियल फोर्स था और दूसरा हमारे पास में कौन सा फोर्स था, ये नॉर्मल फोर्स था। अब हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग इन सारे फोर्सेस के कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग इन सारे फोर्सेस के कंपोनेंट को निकाल देते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स ये जो लग रहा है, इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, ध्यान से देखिए। इस टेंजेंशियल फोर्स को अगर हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास में आएगा टी कॉस अल्फा। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में अगर हम निकालेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, टी कॉस अल्फा। कैसे आ रही है, जरा ध्यान से देखिए इसको। देखिए आर एक्स डायरेक्शन में अगर इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास में एंगल आ रहा है। तो अगर आप यहां पे देखोगे ये वाला यहां से अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाली लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये अगर हमारे पास 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, दैट इज अल्फा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो हमारे पास में ये वाला एंगल कितना होगा, जो हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन को हम अगर आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा, हमारे पास में अल्फा होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में करोगे तो क्या आएगा, दैट इज टी कॉस अल्फा। यानी देखिए ये 90, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 है, ये इतना एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला कितना हुआ, अल्फा हुआ। और इसका अगर आप एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो वहां से क्या होगा, टी कॉस अल्फा आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, टी कॉस अल्फा हो जाएगा। तो हमें एक तो एक फोर्स ये वाला मिल जाएगा, टी कॉस अल्फा वाला। ठीक, इसके अलावा देखें और कौन सा फोर्स है यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरा हमारे पास में कौन सा फोर्स था, एन वाला। अब एन का आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा, एन का इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट लोगे, ये एंगल आपके पास में कितना है, 90 माइनस अल्फा। तो इधर लोगे तो कितना होगा, एन कॉस 90 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। इधर की साइड में अगर आप लेते हैं इसका कंपोनेंट, इस वाले को इधर की साइड में लेंगे तो यहां से देखिए ये क्या है, ये आपका लग रहा है टुवर्ड्स जो है राइट हैंड, और ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, हमने इधर को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया हुआ है। तो नेट फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में लगेगा वो क्या होगा, टी कॉस अल्फा माइनस एन कॉस 90 माइनस अल्फा। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन था एन कॉस 90 माइनस अल्फा, इसको हमने क्या कर दिया, कॉस 90 माइनस अल्फा को साइन अल्फा में चेंज कर दिया। तो हमारे पास में टर्म क्या बचा, आर एक्स इक्वल टू टी कॉस अल्फा माइनस एन साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या टर्म आ रहा है, देखिए टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एन लिख सकते हैं। टी यहां पर क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। देखिए ये यहां पर कांटेक्ट अगर आ रहा है तो यहां पर क्या होगा, ये कैसा कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर जो कांटेक्ट आ रहा है वो हमारा कैसा होगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट होगा। तो अगर उसी कांटेक्ट को, कांटेक्ट के अलोंग आप अगर बात करें, जैसे कि सपोज मान लीजिए हमारे पास में कोई ये ब्लॉक था, ठीक है, और ये यहाँ पर फ्रिक्शनल कांटेक्ट में है, आप कोई फोर्स एफ लगाते थे और इसकी नॉर्मल रिएक्शन एन होती थी और इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता था, म्यू होता था। तो लिमिटिंग कंडीशन में आप क्या लिखते थे कि जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगता था एफ एस इक्वल टू वो क्या होता था, म्यू एन होता था, और डेट इज द अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो कि इस बॉडी को बाहर आगे की ओर फॉरवर्ड करता था। तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर आप बात करोगे तो टी है, इस सरफेस के लिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, नॉर्मल रिएक्शन एन है। तो टी के अगेंस्ट में जो आपका फोर्स यहां पर लग रहा होगा वो हमारे पास में क्या लग रहा होगा, डेट इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एन कॉस अल्फा माइनस एन साइन अल्फा। टी की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू एन रख दिया। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, एन को कॉमन ले सकते हो। तो एन को कॉमन लेने के बाद हमारे पास में क्या टर्म बचा, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये यहां तक हमारे पास में टर्म हो गया। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया, टी यहाँ पे क्या था, टेंजेंशियल कंपोनेंट था, एन यहाँ पे क्या था, नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट था, और आर एक्स जो हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारा टर्म यहां तक तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या था
हम ये पूरी एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं? हम यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बाइट इन रोलिंग ऑपरेशन। जो ये एंगल ऑफ बाइट है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन भी जिससे बोलते हैं, जिसकी हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है अल्फा से, तो इस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप लोग ये ध्यान रखिए, यहां तक का हमारा एक्सप्रेशन आ गया था, इसके आगे मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। Sir, please allow Farhan to join the class. मेरे पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई अभी। उनसे फिर से कहिए कि फिर से रिक्वेस्ट भेजिए स्टूडेंट्स। Okay, sir. ओके, तो यहां तक हो गया। देन आफ्टर दैट when we have calculated this Rx value, that is the horizontal component of friction force. So since our motto is to solve expression about maximum value of angle of bite in rolling operation, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिमिटिंग कंडीशन लेनी पड़ेगी। देखिए Rx की वैल्यू, ये Rx इधर लग रहा था, ये Rx वैल्यू हमारा किधर लग रहा था? ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे था, ठीक है। ये स्ट्रिप किधर की साइड मूव करनी चाहिए? ये स्ट्रिप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो ये आगे की डायरेक्शन में, ये जो मेटल की स्ट्रिप है, ये आगे की डायरेक्शन में तभी फॉरवर्ड हो पाएगी जब हमारे पास में Rx की वैल्यू क्या हो? जब हमारे पास में Rx की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो? 0 हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये n cos 90 माइनस अल्फा ज्यादा हो जाएगा, तब तो ये क्या होगा? ये स्ट्रिप आगे फॉरवर्ड हो ही नहीं पाएगी। भाई ये क्या हो रहे हैं? ये रोलर इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं और ये स्ट्रिप मेटेलिक स्ट्रिप क्या हो रही है? इसमें डिफॉर्म होके आगे की ओर मूव कर रही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब जिस कंडीशन में ये हमारे Rx की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ये Rx में जो ये वाला पॉजिटिव वाला टर्म है, यही इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पे Rx की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी फॉर डिफॉर्मिंग दिस मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, इन बिटवीन द दीज टू रोलर्स। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या होगा? दैट इज एन म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डेट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास में Rx की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को लेने पर हुआ कि हमारे पास में एन म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डेट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो, ये एन को इधर लेके जाओगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो म्यू कॉस अल्फा डेट इज इक्वल टू क्या होगा? साइन अल्फा, एंड म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होगा हमारे पास में? टेन अल्फा हो जाएगा। ये इक्वल टू नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू की वैल्यू को यहां पे क्या लिख सकते हैं? हमें पता है म्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था? बीटा से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप म्यू को लिख रहे हो यहां पर, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? यहां पर 10 बीटा होगा। तो अगर आप यहां से कंपेयर करो तो क्या होगा? 10 बीटा डेट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे एंगल में अगर आपस में कंपेयर कर रहे हो तो बीटा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बीटा यहां पे क्या है? दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बीटा यहां पे क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बीटा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए? एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे, इस एक्सप्रेशन से अगर हम अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम निकालें तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या होगी? बीटा के इक्वल हमारी क्या होगी? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी
जो हमारे पास में ये अल्फा आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम किसके बराबर ले सकते हैं? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हम बीटा के बराबर यानी एंगल ऑफ फिक्शन के बराबर हम लोग यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, अगर बीटा से ज्यादा ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आप अल्फा की वैल्यू इस एंगल ऑफ फिक्शन से ज्यादा ले लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर ये स्ट्रिप आगे मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, जो आपका जो डिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस हो रहा था वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो फॉर पॉसिबल रोलिंग ऑपरेशन, किसी भी रोलिंग ऑपरेशन को पॉसिबल बनाने के लिए जो हमारे पास में एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन जो आएगा, जो अल्फा का वैल्यू जो मैक्सिमम आएगा, वो किसके बराबर होना चाहिए? वो उसके फिक्शन एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिक्शन एंगल से आप ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किसी भी रोलिंग ऑपरेशन के लिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बाइट, देन you will give answer that maximum possible value of angle of bite is equal to angle of friction। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हम लोग ये ले सकते हैं। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, आप इस ज्यादा लेके चले जाओगे अल्फा की वैल्यू को, तो उस समय पॉसिबल आपकी जो ये रोलिंग ऑपरेशन है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये एक्सपेंशन पूरा आ गया। ठीक, तो इसमें ये लिख लीजिएगा कि जो ये वैल्यू है हमारे पास में, दैट इज मैक्सिमम possible value of angle of bite, angle of bite। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बाइट। ये कट गया है, इसको मैं बोले दे रहा हूं, यहां पे अल्फा मैक्स को आप लिख लीजिए, ये आ नहीं रहा है इसमें, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बाइट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद अगर आप इस चीज को रिडक्शन से रिलेट करना चाहें, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए किसी भी मेटल प्लेट के लिए हम रोलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो किस कंडीशन में हमारे पास में मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन होगा? कई सारे आप न्यूमेरिकल जब करोगे तो उसमें ये चीज लिखा होगा कि कैलकुलेट अननोन टर्म, जो भी उसमें तीन चीजों में से एक चीज आपके पास में नोन नहीं होगी, उसके लिए ये दिया होगा कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर अननोन टर्म फॉर मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन दिस रोलिंग ऑपरेशन। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन जो ये टर्म यूज कर रहे हैं, उससे हमारे जो एक्सप्रेशन आया था, जो रिलेशनशिप आया था, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास में रिलेशनशिप क्या था, टेन अल्फा इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर। कहीं पर भी रोलिंग में रिडक्शन की बात होती थी तो आप क्या करते थे, यही वाला एक्सप्रेशन आप लगा देते थे, दैट इज टेन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा एच अपॉन आर। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि नहीं भाई, आप तो डेल्टा एच की वैल्यू उस केस के लिए कैलकुलेट कीजिए जब मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन हो, तो आपको पता है कि यहां पर अल्फा के ऊपर डेल्टा एच डिपेंड कर रहा है, जितना डेल्टा एच ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिडक्शन इसका मतलब हो रहा है, और डेल्टा एच की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अल्फा के ऊपर। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप कंसीडर करोगे तो हमारे पास में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम होगी, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहां पर? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? दैट इज एंगल ऑफ फिक्शन के इक्वल होगी। तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें आपको एंगल ऑफ बाइट की वैल्यू नहीं दी होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें एंगल ऑफ बाइट की वैल्यू नहीं दी होगी, आपको क्वेश्चन में दिया होगा एंगल ऑफ फिक्शन, बीटा की वैल्यू आपको दी होगी। ठीक है, और आपको रोलर रेडियस दे दी होगी और कहा आपसे कि भाई आप ये बताइए एक सिंगल स्ट्रोक में मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन कितना हो रहा है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो अब आपके दिमाग में ये चीज तुरंत आ जानी चाहिए कि ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ बाइट नहीं दिया हुआ है, दैट्स ओके, बट चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल ऑफ बाइट है, जो अल्फा की वैल्यू है, वो किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ फिक्शन के बराबर होगी, जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो आप वहां पर एक्सप्रेशन क्या करोगे, अल्फा की जगह यहाँ पे बीटा रखोगे, तो टेन बीटा इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर आप जो लोगे, तो उसके थ्रू जो डेल्टा एच आएगा वो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन आएगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, आप लोग अपने तक कैलकुलेटर निकाल लीजिए। ठीक है, मैं ये प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा, आप जो टेस्ट बॉक्स है उसमें आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया है, आप लोग के आंसर सही वो वेरीफाई हो पाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है,
प्रॉब्लम हमें ये दिया हुआ है, किसी रोलिंग ऑपरेशन में जो इनिशियल थिकनेस है, ठीक है, उसको मैंने कुछ h0 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जो हमारे पास में इनिशियल थिकनेस है वो हमारे पास में दिया जा रहा है 180 mm, ठीक है। H1 यहां पे क्या होगा, दैट इज आफ्टर रिडक्शन जो हमारे पास में थिकनेस है, ठीक है। तो जो आफ्टर रिडक्शन जो हमारे पास में थिकनेस है वो वैल्यू हमें दी जा रही है, दैट इज इक्वल टू 95 mm, ठीक है। H1 की वैल्यू 95 mm है। डायामीटर ऑफ रोलर D की वैल्यू जो हमको गिवन है वो 650 mm है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो हमें दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू 0.2। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जो हमें दी गई है वो हमें 0.2 दी गई है, ठीक है। आपको ये निकालना है कितने मतलब ये जो हम चाहते हैं, ये देखिए ये हमारा टारगेट है। इनिशियल हमारे पास में जो थिकनेस है वो 180 mm है और हम 95 mm तक इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। 95 mm तक हम रिड्यूस करना चाहते हैं और आपको डायमीटर ऑफ रोलर दिया जा रहा है 650 mm, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको 0.2 दिया जा रहा है। तो आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ रोलिंग पासेस, मतलब कितनी बार आपको इस स्ट्रिप को रोलर के बीच में से पास करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितनी बार आप इस रोलिंग की ये जो ये प्लेट है उसको आप पास करोगे। मैंने ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए 180 mm से 95 mm आपको करनी है, रिड्यूस करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी एक ही सिंगल पास में तो आपका रिडक्शन होगा नहीं, हर एक पास में कुछ परसेंट आपका रिड्यूस करेगा, ठीक है। कुछ परसेंट आपका क्या होगा, जो सीट की जो थिकनेस है वो रिड्यूस होगी। तो हमको ये बताना है कि हमें कितनी बार हम इस स्ट्रिप को बार बार रोलर से पास करें कि जो फाइनल हमारे पास में रिडक्शन आ रहा है वो कितना हो, वो 95 mm हो। तो आपको वो नंबर ऑफ पासेस, कितनी बार आप वो पास कर रहे हो मेटल स्ट्रिप के बीच में से, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सब लोग कैलकुलेट कीजिए, आपके पास में मैं 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 4 से 5 मिनट्स का टाइम है, ठीक है। कैलकुलेट करके बताइए कि कितना ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास। सब लोग कॉपी और कैलकुलेटर निकाल के अपना जल्दी से सॉल्व करके बताइए, और जो भी आंसर आ रहा है वो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। किसी का आया, कैलकुलेट हुआ? देखिए आपको सिंपल स्टेप्स करने हैं इसमें, वन बाय वन जो मैंने आपको बताया है वही स्टेप्स करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको एक्सप्रेशन पता है, tan अल्फा, अपना आप लोग अटेम्प्ट करते चलिए, tan अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट डेल्टा एच अपॉन आर, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन था फॉर पॉसिबल रिडक्शन, ठीक है, प्लेट थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए। अब आप यहां पर करेंगे तो पहले तो ये देखिए हमें टोटल कितना रिडक्शन करना है। टोटल हमको जो डेल्टा एच नेट है यहां प्रॉब्लम में, डेल्टा एच जो नेट है उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, डेट इज 180 माइनस 95 ऑफ करोगे, ठीक है। तो यहां से कितना आ रहा है, ये अराउंड आ रहा है 85 mm के, ठीक है। तो जो हमें नेट रिडक्शन करना है यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू वो कितना आना चाहिए, वो 85 mm आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है
85 mm तो हमारे पास नेट रिडक्शन है। एक सिंगल बार जब आप एक बार इस मेटल प्लेट को दोनों रोलर्स के बीच में से पास कर रहे हैं तो उसमें कितना रिडक्शन होता है, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करें। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। बट प्रॉब्लम में तो हमें एंगल ऑफ बाइट की वैल्यू दी ही नहीं है। देखिए, क्या यहां पर कहीं पर भी एंगल ऑफ बाइट की वैल्यू दी गई है? अल्फा की वैल्यू यहां पर दी गई है? अल्फा की वैल्यू हमें कहीं पर भी इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे देखिए, क्वेश्चन में एक टर्म बोला गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रोलिंग पासेस, ठीक है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रोलिंग पासेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोलिंग पासेस क्या होगा? देखिए, अगर आप रोलिंग पासेस आप निकालना चाहते हो, एन की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो एन इक्वल्स टू क्या होगा? यहां से टोटल रिडक्शन जितना आपका रिक्वायर है, टोटल रिडक्शन अपॉन सिंगल पास रिडक्शन, सिंगल पास रिडक्शन, यही तो एन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है एन की ये आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू बताओ। तो एन की वैल्यू मिनिमम कब होगी? ये तो आपके पास में फिक्स है टोटल रिडक्शन। तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? उतनी ही एन की वैल्यू मिनिमम होगी जितनी की सिंगल पास रिडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? उतनी ही कम होगी जितना सिंगल पास रिडक्शन ज्यादा होगा। और मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन यानी डेल्टा एच की मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? अल्फा के ऊपर। अगर डेल्टा एच की आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? अल्फा की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी? मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी के बराबर ले सकते हो? अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? बीटा के बराबर होती है, ठीक है। और टेन बीटा इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है? टेन बीटा इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? अब देखिए आपके पास में म्यू की वैल्यू यहां क्वेश्चन में गिवन है 0.2, ठीक है। आर की वैल्यू आपको गिवन है प्रॉब्लम में, डायमीटर दिया गया, आर यहां से कितना हो जाएगा? 325 mm हो जाएगी। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? डेल्टा एच मैक्सिमम फॉर सिंगल पास, ये जरा निकालिए कितनी आ रही है कैलकुलेट करके, ठीक है। और जितना डेल्टा एच फॉर सिंगल पास आ रहा है वो आपका क्या होगा? ये हो जाएगा डेल्टा एच फॉर सिंगल पास, ये नीचे वाला टर्म हो जाएगा। और डेल्टा एच रिडक्शन जो टोटल रिडक्शन था वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास में क्या था? एच नॉट दिया था, एच वन दिया हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा एच नेट ऑलरेडी 85 mm निकाल रखा है। तो ये वैल्यू आपको ऊपर पुट करनी है। जरा एन की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है। ये जो नीचे कट रहा है इसको मैं फिर से लिख के दे रहा हूं। ये टर्म आपका पास में ये था डेल्टा एन मिनिमम डेट इज इक्वल टू डेल्टा एच नेट अपॉन डेल्टा एच मैक्सिमम ऑन सिंगल पास, ठीक है। ये हमारे पास में एक्सपेंशन था। तो किसी का आंसर आया तो बताइए कैलकुलेट करके। यहां वैल्यू आपको रखनी है। डेल्टा एच नेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में है? डेल्टा एच नेट की वैल्यू 85 है। डेल्टा एच मैक्सिमम फॉर सिंगल पास, यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट डेल्टा एच मैक्सिमम अपॉन आर, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? ये म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा एच मैक्स अपॉन आर। डेल्टा एच मैक्स इक्वल टू क्या होगा? म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और आर की वैल्यू आपके पास में 325 mm। जरा कैलकुलेट करके बताइए। किसी एक ने शायद आंसर बताया भी है। एक का आ रहा है सिंगल पास। मुझे नेट बताइए, नेट यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितने पास हम लोग को कितनी बार करना पड़ेगा? 5 6.53 6.53 आ रहा है। एक आंसर आया है 6.53।
ठीक है, 6.53 आ रहा है जो आंसर, वो सही आंसर है। तो 6.53 के अराउंड अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6.53 आधा 0.53 तो होगा नहीं, तो इसके लिए आप कितना लिखोगे, आप नंबर ऑफ जो पासिंग होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 आप लिखोगे। 6.53 आप कैलकुलेट करके दिखाओगे, लेकिन जो फाइनल आंसर लिखोगे वो 7 लिखोगे, क्योंकि 6.53 का कोई मतलब नहीं है। 6 करोगे तो आपको क्या होगा, 95 वाली फाइनल रिडक्शन मिलेगी नहीं। 7 कर लोगे तो 95 से थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, पूरा पूरा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, आपको राउंड पूरे बताने पड़ेंगे, तो 7 आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो 6.53 आप कैलकुलेट करके दिखाओगे और फाइनल आंसर में आप लिखोगे कि 7 है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है स्लीपेज का। ठीक है, देखिए मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था कि जब हम लोग रोलिंग ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर जो हमारे पास में स्ट्रिप की वेलोसिटी होती है वो हमारी अलोंग द डिफॉर्मेशन जोन चेंज होती रहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारे पास में दो रोलर्स हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दो रोलर्स हमारे पास में थे, और यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप थी, ये कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, ये यहाँ पर थी और ये कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी थिकनेस जो थी वो हमारे पास में कुछ थी H1 थी। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसकी थिकनेस थी वो हमारे पास में क्या थी, दैट इज समथिंग H0 थी। इनिशियल लेवल पर जो इस स्ट्रिप की वेलोसिटी थी वो क्या थी, V0 थी, और यहाँ पर फाइनल जो एग्जिट वेलोसिटी थी वो हमारे पास V1 थी, और बीच में कहीं यहाँ पर इस स्ट्रिप की वेलोसिटी क्या थी, V थी, जहां पर हमारे पास में क्या था, एक हमारे पास में न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने बात किया था, और आपको मैंने बताया था कि जो V1 की वैल्यू थी वो सबसे बड़ी थी, देन हमारे पास में V था, और देन हमारे पास में सबसे छोटी वैल्यू किसकी थी, V0 की थी। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि जैसे जैसे अराउंड द डिफॉर्मेशन जोन हम जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास में क्या होती है, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है, स्ट्रिप की वेलोसिटी होती है, वो बढ़ती जाती है। और न्यूट्रल पॉइंट जहां पे होता है, जहां पे ये रोलर्स से ये स्ट्रिप सेपरेट होती है डिफॉर्मेशन जोन के बाहर, अल्फा की वैल्यू जहां तक रहती है, अल्फा के बाहर जब ये आप जाते हो तो उस कंडीशन पर जो ये स्ट्रिप की वेलोसिटी होती है वो रोलर की जो वेलोसिटी होती है उसके आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मैंने आपको लास्ट टाइम तो बताया था कि न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, हमारा रोलर की वेलोसिटी और जो स्ट्रिप की वेलोसिटी होती है वो आपस में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक, तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर चलें, ठीक है, हम क्या करें, इस स्ट्रिप की वेलोसिटी, ये जो स्ट्रिप है जिसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस स्ट्रिप की वेलोसिटी को अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं इस स्ट्रिप की विद रिस्पेक्ट टू रोलर्स, ठीक है, इस स्ट्रिप की हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोलर्स, तो आप देखोगे इनिशियल लेवल पर, यानी कि एट एंट्री स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप है, स्ट्रिप जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू V0 माइनस वी क्यों, क्योंकि V तो हमारी क्या थी, V हमारे पास में रोलर की वेलोसिटी थी, ये पूरे सिस्टम में क्या थी, कांस्टेंट थी, रोलर की जो वेलोसिटी वो पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रही। ठीक है, और एट एग्जिट अगर देखें, एट एग्जिट जो स्ट्रिप वेलोसिटी थी, स्ट्रिप रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालें तो वो हमारे पास क्या होगी, दैट इज V1 माइनस V। ठीक है, V1, क्योंकि एग्जिट पर हमारे पास में जो स्ट्रिप की वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, V1 है, और रोलर की तो वही रहेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हम किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रोलर के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, स्ट्रिप की। और न्यूट्रल पॉइंट पे अगर हम बात करें, न्यूट्रल पॉइंट पर अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो न्यूट्रल पॉइंट पे आपको पता है कि स्ट्रिप की वेलोसिटी भी v होती है और रोलर की तो v थी, तो वो क्या हो जाएगी, v माइनस वी डेट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आप अगर ध्यान से इस एक्सप्रेशन को समझें तो यहां पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है।
ठीक है, वो पैटर्न क्या मिल रहा है ध्यान से समझिएगा। जब आप यहां पर आते हैं एंट्री पॉइंट पर, एंट्री से लेकर न्यूट्रल पॉइंट तक आप जाते हो, ठीक है। एंट्री पॉइंट से लेकर ये स्ट्रिप जब न्यूट्रल पॉइंट तक आप पहुंचते हो तो उस कंडीशन में हमारी क्या है, इनिशियल लेवल पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, v0 माइनस वी थी, और न्यूट्रल पॉइंट पर कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। एंट्री से लेकर न्यूट्रल पॉइंट तक के रीजन के बीच में आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है स्ट्रिप की, वो रिड्यूस कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब आप न्यूट्रल पॉइंट के बियॉन्ड एग्जिट पॉइंट तक जाते हो, देखिए न्यूट्रल पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी स्ट्रिप की, और जब एग्जिट पॉइंट पे आप जा रहे हो तो हमारे पास में वेलोसिटी कितनी है, v1 माइनस वी। यानी जब आप इस सी पॉइंट से, न्यूट्रल पॉइंट से एग्जिट पॉइंट की तरफ जाते हैं तो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या होने लगती है, इंक्रीज करने लगती है, ठीक है। तो एक पहला वाला जो आपके पास में जो रीजन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे डिक्रीज करेगी, और फिर न्यूट्रल पॉइंट के बियॉन्ड जब आप आगे बढ़ते हो एग्जिट पॉइंट तक, तब फिर से रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो हमने इस जोन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास में आ गया जो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि एंट्री पॉइंट से लेकर न्यूट्रल पॉइंट तक के बीच का जो स्पेस है उसको हमने कहा लैगिंग जोन, लैगिंग जोन। और इस न्यूट्रल पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक के जो बीच का स्पेस है उसको हमने बोला लीडिंग जोन, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, लीडिंग जोन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एंट्री पॉइंट से लेकर न्यूट्रल पॉइंट तक के बीच का स्पेस हमारा कहलाएगा लैगिंग जोन, और ये न्यूट्रल पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक के बीच का जो स्पेस है वो हमारा क्या कहलाता है, लीडिंग जोन कहलाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अगर हम लोग करें, हमने ये देखना है कि स्लिपेज का क्या रिलेशनशिप रहेगा इस प्रॉब्लम में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्लीपेज होता है, स्लीपेज किसके किसके बीच में, रोलर्स और इस मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में, ठीक है। तो रोलर्स और इस मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में जो स्लीपेज आ रहा है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्लीपेज होता है, स्लीपेज जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि इसी से हम लोग अभी आगे सारा एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। जो ये स्लीपेज होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव वेलोसिटी के। स्लीपेज जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिलेटिव वेलोसिटी के। तो अगर आप ध्यान से देखो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, जब आप एंट्री से न्यूट्रल पॉइंट तक जा रहे हो तो हमारे पास में क्या हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लैगिंग जोन है इसमें आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब स्लीपेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बट बियॉन्ड न्यूट्रल पॉइंट जब आप आगे बढ़ोगे, यानी कि लीडिंग जोन में जब आगे बढ़ोगे एग्जिट पॉइंट तक, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब स्लीपेज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो लैगिंग जोन में स्लीपेज हमारा डिक्रीज करता है और लीडिंग जोन में हमारा स्लीपेज क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हमको किस पे, ये यहां तक तो क्लियर हो गया कि स्लीपेज तक में हो गया। अब स्लीपेज से हम प्रेशर में रिलेशन करेंगे, जो रोलर के थ्रू इस स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा है, उसके ऊपर क्या पैटर्न मिलेगा इस लैगिंग और लीडिंग जोन में। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि जब हम लोग इसको रिलेट करेंगे प्रेशर से, ठीक है, जब हम स्लीपेज को प्रेशर से रिलेट करेंगे तो हमारे पास में ये रिलेशन आता है, जो प्रेशर होता है एक्टिंग इन बिटवीन रोलर्स, प्रेशर एक्टिंग इन बिटवीन रोलर्स, ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लीपेज, ठीक है। जो ये प्रेशर है जो रोलर्स के बीच में लग रहा है वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्लीपेज के, ठीक। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जहां पर स्लीपेज की वैल्यू कम होगी वहां पर हमारे पास में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो कि स्लीपेज की वैल्यू कम यानी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कम,
और रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कम कहां हो रही है? आप ध्यान से देखिए, लैगिंग जोन में रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो लैगिंग जोन में आपका प्रेशर क्या होगा? जैसे जैसे न्यूट्रल पॉइंट की ओर आप बढ़ोगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो स्लिपेज की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है, तो प्रेशर फोर्स क्या होगा? यहां पर बढ़ेगा। यानी लैगिंग जोन में आपका प्रेशर फोर्स जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। और लीडिंग जोन में क्या होगा? आपकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, इससे स्लिपेज बढ़ेगा। स्लीपेज बढ़ेगा तो प्रेशर फोर्स हमारा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो लीडिंग जोन में हमारे पास में जो प्रेशर फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये जो रोलर्स के रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? प्रेशर फोर्स को रिलेट किया है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेशर फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो लैगिंग और लीडिंग जोन में किस तरीके से होगा? तो आप इसी रिलेशन के थ्रू आप ये बता सकते हो कि जो लैगिंग जोन में प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है इन बिटवीन रोलर्स जो प्रेशर लग रहा है। और लीडिंग जोन में ये जो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, लीडिंग जोन में हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जिससे स्लीपेस बढ़ रहा है, स्लीपेस बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? प्रेशर की वैल्यू हमारी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो लीडिंग जोन में हमारे पास जो होगा वो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहां तक आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है एक टर्म। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी? इस पूरे प्रोसेस में रोलर्स के थ्रू जो इस स्ट्रिप पे प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी? तो हमेशा ध्यान रखिए, इस पूरे प्रोसेस में सबसे कम रिलेटिव वेलोसिटी कहां पे है? इस न्यूट्रल पॉइंट पे। न्यूट्रल पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि तब उस समय इस स्ट्रिप की वेलोसिटी और इन दोनों रोलर्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो स्ट्रिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोलर वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपके पास में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो स्लिपेज भी यहां पे क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब स्लिपेज की वैल्यू मिनिमम होगी तो प्रेशर फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां पर होगी? दैट इज एट न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट पर हमारे पास में क्या होगी? प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब हम लोग प्रेशर की वैल्यू इस पर्टिकुलर लैगिंग जोन में कहीं बीच में कहीं अगर हमें कैलकुलेट करनी तो कैसे निकालेंगे, या इस लीडिंग जोन में पर्टिकुलर किसी बीच स्पेस में अगर आपको निकालनी है प्रेशर की वैल्यू तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं लिखे दे रहा हूं उस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर में, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? पहले लैगिंग जोन में निकालते हैं। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू लैगिंग जोन में निकालते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्रेशर फोर्स अभी किसी पर्टिकुलर एक्स पोजीशन पे लैगिंग जोन में हम निकालना है। कोई पर्टिकुलर एक्स पोजीशन है जिसमें हम लोग ये प्रेशर फोर्स की वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो वो एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। ठीक है, अभी मैं इसके नोटेशन बता दूंगा क्या क्या है। n-1, n-1 आगे h0 अपॉन hx होल पावर n प्लस 1 माइनस h0 अपॉन hx मल्टीप्लाई बाई सिग्मा 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आता है लैगिंग जोन में प्रेशर फोर्स के लिए। तो इसमें लिख लीजिए जो px है
Px, that is pressure at any point, in lagging सेक्शन। ठीक है, Px की वैल्यू हो गई। सिग्मा वाई आपको पता है, सिग्मा वाई क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ हो गई, यील्ड स्ट्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद Hx, ये पर्टिकुलर उस पॉइंट पर जो थिकनेस है उसकी बात हो गई। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, at particular point in lagging section, ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, Hx की वैल्यू हो गई। इसके अलावा और क्या चीज है हमारे पास में, सिग्मा वन, ये हमारा है बैक टेंशन। जैसे यहां से आपने क्या किया, यहां पर सिग्मा वन का जो है एक्टिंग आप कर रहे हो, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बैक टेंशन हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा एक टर्म एन यूज हो रहा है यहां पर, ये एन, तो एन यहां पर क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 म्यू एल अपॉन डेल्टा एच, 2 म्यू एल अपॉन डेल्टा एच। ये एल जो है लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट है इन बिटवीन रोलर्स और स्ट्रिप। ठीक है, डेल्टा एच आपको पता है दैट इज रिडक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सपेंशन आ रहा है, ये लैगिंग जोन के लिए आ रहा है पूरा। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आ रहा है, ये हमारा जो है लैगिंग जोन के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास में एक्सप्रेशन किसके लिए आएगा, लीडिंग जोन के लिए भी आएगा। ठीक है, लीडिंग जोन में और लैगिंग जोन के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लीडिंग जोन में यहां पर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो n-1 यहां पर लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, इसकी जगह n+1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये -1 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, यहां पर सिग्मा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हेडिंग डाल लीजिए कि प्रेशर फोर्स कहां पर, लीडिंग जोन में। सॉरी, तो प्रेशर फोर्स इन लीडिंग जोन या लीडिंग सेक्शन। ठीक, तो यहां पे n-1 था, ये n+1 हो जाएगा। यहां पर ये जो है ये -1 हो जाएगा, और यहां पर ये सिग्मा 2 हो जाएगा। अब ये आपके पास बैक प्रेशर नहीं रहेगा, ये बैक टेंशन जो था, ये बैक टेंशन की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये फ्रंट टेंशन आ जाएगा, ये आगे की साइड में लग रहा होगा। ठीक है, ये आगे की साइड में लगेगा यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा फ्रंट टेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, इसका एक्सप्रेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी सारे वही टर्म नोटेशन वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया लैगिंग और लीडिंग जोन, इन दोनों में प्रेशर की वैल्यू को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो टर्म आ गया। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है रोल सेपरेटिंग फोर्सेस। ठीक है, रोल सेपरेटिंग फोर्सेस, ये क्या चीज होती है, देखिए ये प्रेशर फोर्स लग रहा है यहां पर, ये इन रोलर्स के थ्रू इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो अगर जितना प्रेशर फोर्स ये रोलर्स इस मेटल प्लेट के ऊपर, इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे फॉर रिडक्शन, उतना ही क्या होगा,
ये मेटल स्ट्रिप भी क्या करेगी, इन रोलर्स के ऊपर लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, जितना फोर्स ये रोलर्स इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये जो मेटल स्ट्रिप है वो भी क्या लगाएगी, इन दोनों रोलर्स के ऊपर लगाएगी। तो ये जो फोर्स आपका लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज रोल सेपरेटिंग फोर्स, क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा ये मेटल स्ट्रिप इन रोलर्स के ऊपर लगाएगी, वो क्या करेगी, वो रिएक्शन फोर्स कोशिश ये करेगा कि ये रोलर्स क्या हो जाए, इस मेटल स्ट्रिप से दूर चले जाए। ठीक है, ये वो रोलर्स को इस मेटल स्ट्रिप से सेपरेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये रोलर्स तो उसको ऐसे इस तरीके से कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या करेगा, इस स्ट्रिप से इन रोलर्स को क्या करने की, अलग करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज रोल सेपरेटिंग फोर्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं, रोल सेपरेटिंग फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस कर लेंगे कि रोल सेपरेटिंग फोर्सेस को किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और डिजायर तो यही है कि हम इन रोल सेपरेटिंग फोर्सेस को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से हम रोल सेपरेटिंग फोर्सेस को वैल्यू को कम कर सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो किसी को तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आज की क्लास में किसी को भी कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है, या जो मेटल कटिंग का लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सर पासेस कैसे बनाते हैं? क्या चीज? सर पासेस कैसे बनाते हैं? पासेस? पासेस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किससे सर हाँ हाँ, सर सेम डायमीटर के मल्टीपल रोलर लगा देते हैं या फिर मल्टीपल टाइम इसको पास कराते हैं? अच्छा, एक ही रोलर? रोलिंग में आप ये कह रहे हैं कितनी बार कैसे पास कराएंगे, बार बार ये पूछ रहे हैं ना आप? जी सर। एक्चुअली क्या है, जैसे कि मान लीजिए